जय हिंद होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आपको होमगार्ड बना के ही छोड़ेंगे क्योंकि आपने जो अपनी तैयारी स्टार्ट की है एक संकल्प लेकर के कि 2026 में किसी एक पद के लिए आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो बिल्कुल जी हाँ, मैं आपके लिए उपस्थित हो चुका हूँ। अगर आप ये 40-40 क्वेश्चंस की सीरीज देखते जा रहे हैं तो मान के चलिए 60 से 70 क्वेश्चन आप लोग नए करते जा रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है सिलेक्शन के लिए। अगर आप पढ़ के उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और ये 40 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है ये आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर डेली होमगार्ड से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। और यहाँ पर आज के इंडिया लेवल के 40 क्वेश्चंस करवाएंगे कन्फ्यूजिंग बहुत होते हैं और आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर 40 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें और हमारे साथ सभी क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो अगर इतनी बात हमारी फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ध्यानपूर्वक इस सेशन को देख लिए तो 40 क्वेश्चंस का सिंगल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपके माइंड में सेव ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेनसोंग भारत किस गुप्त शासक के समय में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 70% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत आंसर कर देते हैं। बहुत ही ध्यान से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हुए चलना है। तो अगर हम लोग बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो आपका करेक्ट आंसर हर्षवर्धन हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक कारण बता बच्चे गलत क्यों कर देते हैं। देखिए यहाँ पर गुप्त शासक के समय में पूछ रहा है तो सब लोग यहाँ पर अपना अपना माइंड लगाते हैं कि समुद्रगुप्त में गुप्त है तो ये से रिलेट करेगा, लेकिन हर्षवर्धन में नहीं है तो इसको बच्चा काट दो और ये तीन में से कोई एक होगा, इसलिए क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम थोड़ा आपको डिटेल से समझा दे तो समझिए, हेनसोंग जो था ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था और उस समय उत्तर भारत का शासक कौन था, हर्षवर्धन हुआ करता था। हेनसोंग ने उसके शासनकाल का वर्णन अपने पुस्तक सी युकी में किया है, इसलिए राइट आंसर हर्षवर्धन को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। यहाँ पर आपको एज इट इज 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना होगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर समुद्रगुप्त को लॉक किए होंगे बिल्कुल उनका एक नंबर पक्का हो गया। मैं थोड़ा आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ लीजिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त से क्या है, संबंधित है। इस लेख की रचना हरिसेन ने की थी। किसने की थी ये नाम आपको याद कर लेना है। जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों, प्रशासनिक क्षमता और साम्राज्य विस्तार का क्या हुआ था, यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो इस क्रम में समुद्रगुप्त को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं, एक नंबर उनका पक्का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अष्टप्रधान परिषद किस मराठा शासक से जुड़ी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होता है। तो अष्टप्रधान परिषद की जब भी बात की जाए तो आपको यहाँ पर शिवाजी को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्यों जुड़ी हुई थी तो आपको बता दूं, देखिए अष्टप्रधान जो है, अष्टप्रधान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित मंत्री परिषद एक थी। क्या थी, मंत्री परिषद थी। इसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे जो राज्य की प्रशासन व्यवस्था की या उसमें सहायता करने का काम करते थे। तो छत्रपति शिवाजी को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पुराने स्टूडेंट जितने भी देख रहे होंगे उन सभी को ये आंसर पता होगा और कोई भी लोग आंसर गलत मत करिएगा। तो यहाँ पर अगर आपने भाग 4 को लॉक किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 में दिए गए हैं, ये याद कर लीजिएगा। ये तत्व राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भाग 4 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो आपका ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। ये जो समवर्ती सूची की जब भी बात की जाए तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। इसीलिए समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में ही आता है। इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया था तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर कह रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पर विश्वासघात या भ्रष्टाचार, संविधान का उल्लंघन या अक्षमता। तो यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा होगा, संविधान का उल्लंघन। भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ये संविधान का अगर उल्लंघन होता है तो आप लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कर सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान उल्लंघन आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति मापने के लिए वर्तमान में आरबीआई किस सूचकांक को आधार मानता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पर डब्ल्यूपीआई, सीपीआई या आईआईपी या जीडीपी डेफ्लेटर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना है, सीपीआई। तो सीपीआई का फुल फॉर्म आप सभी को पता है क्या? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका ये फुल फॉर्म होता है। मैं थोड़ा डिटेल में अगर समझाऊं तो आपको फुल फॉर्म तो मैंने यहाँ पर बता दिया। उनमें आरबीआई मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापने के लिए सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार मानता है, क्योंकि यह आम लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। इस क्रम में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीपीआई बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा आरबीआई द्वारा रिपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। ऋण सस्ता करना या नकदी बढ़ाना, मुद्रास्फीति कम करना, निर्यात बढ़ाना। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो मुद्रास्फीति कम करना, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे जो भी स्टूडेंट, बिल्कुल उनका आंसर हो जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी अटेंडेंस लाइक के बटन को प्रेस करके दीजिए। और जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लेटेस्ट होमगार्ड की जितनी भी आपकी तैयारी होगी मैं आपको पूरी की पूरी करवाने की कोशिश करता हूँ। साथ प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। आपने यहाँ पर मुद्रास्फीति कम करना लॉक किया होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जब आरबीआई रिपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाता है, ठीक है, जिससे ऋण महंगा होता है और बाजार में धन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता। तो राइट आंसर आपने मुद्रास्फीति कम करना बिल्कुल सही आंसर चूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या लगाओगे? चेरापूंजी, मासिनराम या कोहिमा शिलांग। तो आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चूज कर लिया होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान मासिनराम जो कि मेघालय है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। यह विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है और यहाँ औसतन सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। तो आपको करेक्ट आंसर मासिनराम बिल्कुल सही कर लेना ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहना, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। अमरकंटक, महादेव पर्वत, विंध्याचल पर्वत या फिर सतपुड़ा। तो ये जो भी स्टूडेंट पुराने होंगे उन सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अमरकंटक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे होंगे बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश से होता है। यह नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में क्या करती है? गिर जाती है। इस क्रम में अमरकंटक को जो भी स्टूडेंट लॉक किए होंगे बिल्कुल सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों ने यहाँ पर प्रयागराज बिल्कुल आंखें बंद करके मार दिया होगा, प्रयागराज बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आप लोग कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज यानी इलाहाबाद है, इसीलिए सही उत्तर आपका प्रयागराज हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा, शारदा, सरयू या गोमती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। तो ये आपका शारदा नदी के तट पर स्थित है। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से शारदा नदी के तट पर स्थित है। यह उद्यान बाघ और अन्य वन्य जीवों
के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद कर लेना है, शारदा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिले में कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। अगर जिले में कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी की बात करें तो ये आपका डीएम जो होता है, डीएम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। यहाँ पर देखिए डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट। जिले में कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की होती है। डीएम प्रशासन और पुलिस दोनों के कामों का समन्वय करता है और किसी भी आपात स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चूज कर लेना है ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसमें पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ डीजीपी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। राज्य में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, लेकिन इसकी सिफारिश पुलिस कमीशन या यूपीएससी के मार्गदर्शन से हो सकती है। डीजीपी राज्य पुलिस का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। इस क्रम में राइट आंसर राज्य सरकार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो आपको यहाँ पर इन चार में से बताना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CO2 गैस बोलते हैं। याद कर लीजिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव, यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने की ये क्या है, प्रक्रिया है। मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जैसी गैसें हैं जो सौर ऊर्जा को अवशोषित कर वापस वातावरण में क्या करती हैं, छोड़ती हैं, जिससे क्या होता है तापमान बढ़ जाता है। इस क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुनामी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण बताओ। चक्रवात, ज्वालामुखी, समुद्र के भीतर भूकंप या बादल फटना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो समुद्र के भीतर भूकंप ये सुनामी उत्पन्न करने का प्रमुख कारण हो सकता है। थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। सुनामी मुख्य रूप से तब उत्पन्न होती है जब समुद्र के नीचे भूकंप या जमीन का तेज से हिलना होता है। इससे समुद्र में विशाल तरंगे बनती हैं जो तटों पर पहुंचकर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। तो इस क्रम में समुद्र के भीतर भूकंप आप लोग चूज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, सिंगल क्वेश्चन ये अगर कोई स्टूडेंट गलत करता तो उसको मार पड़ेगी। तो यहाँ पर 7.4 आपको याद कर लेना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगर हम लोग बात करें मानव रक्त का पीएच लगभग यहाँ पर 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है या शरीर के संतुलित कार्य के लिए जरूरी है। अगर पीएच बहुत कम या ज्यादा हो जाए तो शरीर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो राइट आंसर 7.4 आपको याद कर लेना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी है। अगर सबसे हल्की धातु की बात की जाए तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या कैल्शियम। तो यहाँ पर आपको लिथियम को लॉक करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम है। अगर मैं आपको थोड़ा समझा दूं तो सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम है। यह अल्कली धातु समूह से संबंधित है। इसका घनत्व अन्य धातुओं की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए सही उत्तर आपका लिथियम ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए मेरे भाई, तो आप लोग क्या बताएंगे, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो बताओ भैया ओलंपिक जो खेल होते हैं इनका प्रतीक जो होता है वो कितने छल्लों का बना होता है। वो आपका 5 छल्लों का बना होता है। वो 5 छल्ले किस रंग के प्रतीक होते हैं, कहाँ के प्रतीक लिए गए हैं, तो आपको याद कर लेना है। वो खेलों का प्रतीक 5 रंगीन छल्लों का होता है। ये 5 छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक होता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इस डेट को बताओ कि भारत रत्न पुरस्कार किस साल से शुरुआत किया गया था देने की। तो अगर हम लोग बात करें भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 1954 यानी कि 1954 में ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो भी सी को लॉक करेंगे स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च क्या है, नागरिक सम्मान पुरस्कार है। यह 1954 में शुरू किया गया था और इसे भारत के सर्वोच्च नागरिक योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इस क्रम में 1954 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा अकबरनामा के लेखक कौन थे। 20 क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट उन 20 क्वेश्चंस का स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगले 20 क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। बताइए, कह रहा अकबरनामा के लेखक कौन थे? आप सभी को पता होगा, अबुल फजल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए, अबुल फजल जो है, अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का ऐतिहासिक विवरण है। इसकी रचना अबुल फजल ने की थी, जो अकबर के दरबार के प्रमुख इतिहासकार और सलाहकार थे। इस यर इस ग्रंथ में अकबर के प्रशासन, युद्ध और सामाजिक नीतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इस क्रम में अबुल फजल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा, भारत में पहली बार अंग्रेजों को दीवानी अधिकार कब मिले? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको 1765 याद कर लेना है। 1765 में यहाँ पर इनको दीवानी अधिकार मिले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करेगा, नए क्वेश्चन है। तो दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार। यानी बेंगलोर जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों ने यह अधिकार 1765 में सरकारी आदेश फ्लासी के बाद मिला। इसका मतलब था कि अंग्रेज राजस्व वसूल सकते थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकार राजा के पास रहे। इस क्रम में आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर सी को लॉक किया होगा 1765, तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कर नीति, या यहाँ पर आपको चर्बी युक्त कारतूस मिल गया होगा, जो बिल्कुल सही हो गया था, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चर्बी युक्त कारतूस आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया होगा। 1857 की क्रांति यानी पहला स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिसे ब्रिटिश सैनिकों को चबाना पड़ता था। इस धार्मिक और सांस्कृतिक अपमान ने सैनिकों में नाराजगी पैदा की और विद्रोह की चिंगारी बनी। तो इस क्रम में अपना राइट आंसर चर्बी युक्त कारतूस बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान के संरक्षक की, तो सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था और आपने लॉक भी किया होगा। भारतीय संविधान का संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है और किसी भी कानून या कार्रवाई को संवैधानिकता के अनुसार जांचने का अधिकार रखता है। तो इस क्रम में अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय को लॉक किया होगा, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो नंबर क्वेश्चन करा, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, ये जो संविधान लिया गया है ये यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करके आगे बढ़ जाना है। थोड़ा डिटेल में अगर मैं आपको समझाऊं तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब है कि भारत के सभी नागरिक केवल भारत के नागरिक किसी राज्य या प्रांत के नहीं है। इसमें राष्ट्रीय एकता और सम्मान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं। तो इस क्रम में आपने अगर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया होगा ब्रिटेन, तो बिल्कुल सही हो जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यों से, भाषाओं से, कर व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था? तो यहाँ पर संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, कहाँ गया क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डिटेल से, तो यहाँ सर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। इनमें वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिनकी संरक्षण और प्रचार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसीलिए यहाँ पर आपको राइट आंसर भाषाओं को देना है, ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको 1950 लॉक करते हुए एक्सप्लेनेशन को देख लेना है। कह रहा है भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना और संसाधनों का वितरण करना। में ये लिख सकते हैं 2015 में योजना आयोग को NITI आयोग में बदल दिया गया है। तो इस क्रम में राइट आंसर 1950 आपको याद कर लेना है और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, मुद्रा का अवमूल्यन डेवल्यूशन किससे संबंधित है? घरेलू मूल्य, विदेशी विनिमय दर या ब्याज दर या कर दर? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना विदेशी विनिमय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे होंगे विदेशी विनिमय दर, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मैं आपको समझा
समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ सकते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब है कि देश की मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मूल्य घटना। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट से संबंधित है और इसका उद्देश्य आयात निर्यात संतुलन सुधारना होता है। तो इस क्रम में अगर विदेशी विनिमय दर आपने चूज किया होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात? तो यहाँ पर आपने अगर राइट आंसर गुजरात के साथ किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आप सभी का हो जाता है। अगर मैं बात करूं भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य की है। यह सागर के किनारे फैली हुई है और समुद्री व्यापार, बंदरगाह और मत्स्य उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए राइट आंसर अगर आपने गुजरात को लॉक किया है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की जब भी बात की जाए तो यह आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 आपको याद कर लेना है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किस तट पर स्थित है? तो ये आपको यहाँ पर बाएं लॉक करते हुए आगे बढ़ जाना है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह शहर का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व दर्शाता है। इस क्रम में बाएं तट आपको याद करते ही आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस मंडल में है? तो ये आपको बताना है, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, झांसी। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र आपके झांसी में है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हुए आगे बढ़ जाना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र झांसी मंडल में स्थित है। यह क्षेत्र सतपुड़ा और पश्चिम घाटों के निकट होने के कारण यहाँ घने वन और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए झांसी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट करे होंगे बिल्कुल सही हो जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति, संसद? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हमेशा याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख अधिकारी और राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों में संवैधानिक भूमिका निभाने का काम करता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कह रहा एसडीएम का पूरा नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन आप सभी को करना है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। एसडीएम का पूरा नाम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा माना जाता है? मरुस्थल, घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या टुंड्रा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं, जो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बिल्कुल सही हो जाते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन दुनिया के सबसे जैव विविधता संपन्न क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे, पशु और जीवाणु पाए जाते हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या मेसोस्फेयर या आयनोस्फेयर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी को अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। ओजोन परत मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेस को अवशोषित करके पृथ्वी को हानिकारक प्रभावों से बचाने का काम करती है, इसलिए राइट आंसर आपका स्ट्रेटोस्फेयर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स आप लोग कह सकते हैं। अगर बात करें कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा किया जाता है यानी आरबीसी द्वारा किया जाता है। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। इससे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आरबीसी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष भैया किसकी इकाई है? आप सभी को पता होगा, दूरी यानी डिस्टेंस आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से खगोल शास्त्र में तारों और आकाश पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाता है। तेरा ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल आते हैं, 2, 3, 4 या 5? तो ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ओलंपिक खेल प्रत्येक वर्ष यानी 4 वर्ष के अंतराल में आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। इसमें ग्रीष्मकाल और शीतकालीन खेल अलग अलग वर्षों में होते हैं, लेकिन सामान्यतः 4 वर्ष का अंतराल इनमें होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताओ। क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य, विज्ञान, खेल या समाज सेवा? तो ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ये खेल यानी स्पोर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भारत में खेलों यानी स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियों के लिए सम्मानित करता है। तो इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने खेल यानी स्पोर्ट्स को चूज किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो ये आज के सेशन के टॉप 40 क्वेश्चन थे। तो कैसी लगी ये क्लास आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये 40 के 40 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इसमें से कितना आपका स्कोर कार्ड गया, आप लोग जरूर इसको यहाँ पर बताने की कोशिश करिएगा। जितने क्वेश्चन थे वो आपके एग्जाम के सिलेबस से लिए गए थे। प्रत्येक टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित किए गए थे। तो आई होप आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को किया होगा और बेस्ट से बेस्ट आपका स्कोर कार्ड आया होगा। सभी लोग अपना स्कोर कार्ड बताएं, यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो बताइए, शर्माने की कोई बात नहीं है। और हम सभी लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।